हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन के बारे में। इसमें हम गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी के रूप में डिस्कस करेंगे और गिब्स फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का वर्क के साथ क्या रिलेशन होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, किसी भी रिवर्सिबल या इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी की बात करें तो उसकी वैल्यू 0 होती है और किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए टोटल एंट्रोपी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है या पॉजिटिव होती है। अब टोटल एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है तो वो प्रोसेस फिजिबल होता है या स्पॉन्टेनियस होता है, और टोटल एनर्जी चेंज 0 होता है तो उस केस में सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है। अब अगर हमें किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी डिसाइड करनी होती है तो उस केस में हमें सिस्टम और सराउंडिंग्स की दोनों की एंट्रोपी चेंज पता होनी चाहिए, और हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग्स की एंट्रोपी चेंज को डिटरमाइन करना कन्वीनियंट नहीं होता है। मीन्स हम सिस्टम की एंट्रोपी चेंज तो इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन सारे केसेस में सराउंडिंग्स की एंट्रोपी को डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से हम एंट्रोपी चेंज को कुछ ऐसे दूसरे स्टेट फंक्शन की टर्म में कंसीडर करेंगे जो कि सिर्फ सिस्टम की स्टेट पर डिपेंड करती हैं और उनको इजीली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस तरह के दो फंक्शंस हैं, जिसमें से एक हो जाएगा वर्क फंक्शन और दूसरा हो जाएगा फ्री एनर्जी फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्री एनर्जी फंक्शन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो जाएगी वर्क फंक्शन की इक्वेशन और ये हो जाएगी फ्री एनर्जी फंक्शन की इक्वेशन। अब देखिए, इन दोनों इक्वेशंस की बात करें तो यहाँ पर E, H और S ये तीनों स्टेट फंक्शन होते हैं, तो इस वजह से A और G भी स्टेट फंक्शन होंगे। यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो भी स्टेट फंक्शन होता है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम टेम्परेचर को कांस्टेंट सपोज करेंगे। देखिए, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर इनिशियल स्टेट के लिए इन तीन फंक्शंस की वैल्यू ये होती हैं तो हम इक्वेशन 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से सेम टेम्परेचर T पर इन तीन फंक्शंस की वैल्यू दूसरी स्टेट के लिए अगर ये होती हैं तो हम इक्वेशन 1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 4 में से हम इक्वेशन 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। अब इक्वेशन 5 में डेल ए फंक्शन ए में चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और डेल एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिवर्सिबल हो रहा है तो उस केस में इस प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब होगी वो क्यू रिवर्सिबल के इक्वल होगी, और डेल एस की बात करें तो उसकी वैल्यू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी के इक्वल होती हैं। अब यहाँ से हम डेल एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग डेल ई क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है, या हम इससे डब्ल्यू की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। अब इस प्रोसेस में सिस्टम सराउंडिंग्स पर वर्क कर रहा है तो हम W को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इक्वेशन 6 को इक्वेशन 8 से कंपेयर करें तो डेल E की वैल्यू ये आएगी, या इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 10 का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हम किसी भी प्रोसेस को रिवर्सिबल कैरिड आउट करवाते हैं तो उस केस में W मैक्सिमम वर्क को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क मैक्सिमम होता है। और इक्वेशन 10 के अकॉर्डिंग डेल ए जब डिक्रीज होता है मीन्स वर्क फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो उस केस में गिवन चेंज के लिए सिस्टम मैक्सिमम वर्क करेगा। इसीलिए फंक्शन ए को हम वर्क फंक्शन कहते हैं और इसको हम हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी कहते हैं। ये नाम जर्मन फिजिसिस्ट हर्मन वॉन हेल्महोल्ट्ज के नाम पर रखा गया है। देखिए, यहाँ पर वर्क फंक्शन के लिए हम ए सिंबल यूज कर रहे हैं जो कि जर्मन वर्ड अर्बाइट से लिया गया है।
इसका मीनिंग होता है वर्क। तो ये हो गया वर्क फंक्शन के बारे में। अब बात करते हैं फ्री एनर्जी फंक्शन जी के बारे में। तो देखिए, अगर इनिशियल स्टेट में इन थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की वैल्यू ये होती हैं और फाइनल स्टेट में ये होती हैं, तो हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 11 और इक्वेशन 12 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इक्वेशन 12 में से इक्वेशन 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 13 आ जाएगी। अब देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज की बात करें तो उसकी इक्वेशन ये होती हैं। फिर हम इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और डेल ई माइनस टी डेल एस की बात करें तो उसकी वैल्यू डेल ए के इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 आ जाएगी जो कि जी और ए के बीच में रिलेशनशिप शो करती हैं। अब इक्वेशन 9 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग ए और डब्ल्यू में ये रिलेशनशिप होती हैं। तो हम इक्वेशन 15 में डेल ए की जगह माइनस डब्ल्यू लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इक्वेशन 16 में जो P डेल V है वो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर P पर गैस के एक्सपेंशन से होने वाले वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वॉल्यूम में चेंज होने से जो यहाँ पर वर्क हो रहा है उसको हम मैक्सिमम वर्क से हटा दें तो जो वर्क ऑब्टेन होता है उसको हम नेट वर्क कहते हैं, और ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर ऑब्टेन होता है। और इस नेट वर्क के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। मीन्स यहाँ पर डेल जी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो माइनस डेल जी है वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर सिस्टम से ऑब्टेन नेट वर्क को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो क्वांटिटी जी है इसको हम गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी या सिंपली फ्री एनर्जी कहते हैं। और माइनस डेल जी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो हम नेट वर्क डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल वर्क या केमिकल वर्क भी हो सकता है। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वांटिटी कैपिटल जी है उसका फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रेट इंपॉर्टेंस है, और इसका नाम अमेरिकन फिजिसिस्ट J.W. गिब्स के नाम पर रखा गया है।